8. सर, ये आवाजें कैसी हैं? राजन डरते हुए पूछता है। वेदा खिड़की से बाहर की ओर देखते हैं, जहां पिशाचों का झुंड उनकी ओर ही बढ़ रहा था, जिनमें से कुछ पिशाच बहुत बड़े और खतरनाक थे। वहीं दूसरी तरफ बाराती अपना नाच गाने में लगे हुए थे। डीजे तेज होने की वजह से उन्हें ये आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। ये तो वो घेरा आराम से तोड़ देंगे, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। वेदा खिड़की की ओर देख बस स्थिर के स्थिर रह गए। वेदा राजन और आर्यन की ओर पलटते हैं और कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां पर जो भी हो रहा है उसके बारे बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं जाकर उन पिशाचों को रोकता हूं। और नीलम, तुम इसे पहन कर रखना, ठीक है? अपने हाथ से ब्रेसलेट निकालते हुए वेदा ने कहा, पर सर, इससे तो आपकी जान खतरे में आ जाएगी। आर्यन उठते हुए कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, बस यहां पर सबका ध्यान रखना। इतना बोल वेदा तेजी से भागते हुए नीचे गए। पिशाचों का टोला गांव की ओर बढ़ता जा रहा था और शायद साउथ की दिशा में ही उनका राजा पिशाच राज था। वो भी घेरे के अंदर ही थे कि पिशाच उड़ उड़ कर उनकी ओर आने लगे और उन पर हमला करने लगे। वेदा किसी तरह बचते हुए जंगल में घुस जाते हैं। वो जंगल से दूर जाने लगे। पिशाच वही वेदा का पीछा कर रहे थे। वेदा बस भागते जा रहे थे। जब उन्हें लगा कि वो गांव से एक उचित दूरी बना चुके हैं, तब वो रुके। अपनी शिखा सेट कर बाजुएं ऊपर कर वो अब तैयार थे उनका सामना करने के लिए। पिशाच हवा में उड़ते हुए उन पर कूदने लगे। वेदा की शील्ड उन्हें रोकने में कामयाब हो रही थी, पर तभी दो बड़े पिशाच आए जो उनके सरदार लग रहे थे। वो वेदा पर हावी पड़ने लगे। वेदा का वो टैटू चमकने लगा और उनकी आंखें पूरी सफेद हो गई। पर इससे वो पिशाच डरे नहीं। उनमें से एक सरदार आगे आया और उसने वेदा को उठाकर दूर फेंक दिया। वेदा के दाएं हाथ पर चोट लगी। दूसरे सरदार ने वेदा को गले से पकड़ लिया और उनका दम घुटने लगा। वेदा की आंखें बंद होने लगी कि तभी एक आवाज आई, ठहरो, उसे मेरे पास लेकर आओ। यह आवाज सुनते ही वेदा बेहोश हो गई। वेदा की आंखें खुली। वो किसी गुफा में थे। उनके आसपास बस पिशाच ही पिशाच थे। उनके हाथों को बांध कर रखा हुआ था। वो घुटने के बल बैठे हुए थे। उनके सामने एक बड़े सिंहासन जैसा कुछ बना हुआ था, जिसके पीछे एक बहुत ही बड़ी मूर्ति थी। वेदा अभी ये सोच पाते कि वो यहां पर क्या कर रहे हैं कि उन्हें एक आवाज आई, मुजरिम को होश आ चुका है, सब लोग शांत हो जाएं, पिशाच राज आने वाले हैं। चिल्लाते हुए सारे पिशाच बिल्कुल शांत हो गए और चारों तरफ एक सन्नाटा छा गया। तेज कदमों की आवाज आने लगी। एक बड़ा सा दानव जैसा दिखने वाला कोई उस सिंहासन पर आकर बैठा। सुर्ख लाल आंखें, हाथों पर खून सना हुआ था। बड़े तीखे दांत बाहर की ओर झांक रहे थे, जिनमें कुछ मांस के टुकड़े अभी भी फंसे हुए थे। मुझे लगा नहीं था कि वो चोर तुम हो, जिसने हमारा वो पत्थर चुराया है। वेदा ये सुन एकदम से हैरान हुए। नहीं, मैंने कुछ नहीं। वो इतना बोलकर हटे ही थे कि बगल में खड़े पिशाच ने उन्हें अपने डंडे से मारा और कहा, चुप! जब तक बोलने को ना कहा जाए तुम नहीं बोलोगे। तुम्हारे सामने
पिशाच राज बैठे हैं। वेदा चुप हो गए। मैं तुम्हारी शक्तियों को अच्छे से अनुभव कर पा रहा हूं। मेरे पिशाच तुम्हें वहीं पर मार देते, पर मुझे बस एक शंका हो रही थी। तुम्हारी शक्तियां सकारात्मक है और उस चोर की नकारात्मक। वो चोर तो तुम ही हो, पर कैसे तुमने अपनी शक्तियां इतनी जल्दी बदल ली, मुझे बताओ। और तुम्हारा मकसद क्या है? पिशाच राज बोले, जिस पर वेदा ने हल्का सा सर ऊपर किया, यहां वहां देखा और कहा, पिशाच राज, मैंने कुछ भी नहीं चुराया और मेरा यहां आने का मकसद केवल सरपंच जी की बेटी की शादी बिना दुविधा के करवाना है। मैं आत्माओं को मुक्ति दिलाता हूं और लोगों को इन ऊपरी समस्याओं से बचाता हूं। झूठ! पिशाच राज चिल्लाए। तुम्हारे हाथ पर बना वो चित्र हमने खुद देखा है। तुम ही हो वो जिसने हमारा वो तिलस्वी पत्थर चुराया है। अपनी इन बातों में मुझे उलझाने की कोशिश मत करो। मेरा वो तिलस्वी पत्थर वापस करो। पिशाच राज ने कहा, जिस पर वेदा खड़े हुए और बोले, कौन सा तिलस्वी पत्थर? मुझे कुछ पता ही नहीं है। और रही ये चित्र की बात, ये अपने आप मेरे हाथ पर आ चुका है। बचपन से ही मैं आत्माओं को देख सकता हूं। इसकी वजह से ना जाने मैंने कितना कुछ झेला है। रोज नई नई मुसीबतों में फंस जाता हूं। और अगर मैंने चोरी की होती तो मैं गधा हूं जो वापस यहां पर आता। वेदा का वो टैटू चमकने लगा। उसमें से तेज सफेद रंग की रोशनी निकलने लगी, जिससे वो पिशाच राज एकदम हैरान हो गए। ठीक है, वैसे उसका वो चित्र काले रंग का था और तुम्हारा सफेद है। तुम्हारे अंदर से सकारात्मक ऊर्जा आ रही है और उसके अंदर नकारात्मकता थी। पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम बेकसूर हो। जरूर तुम्हारे वो परिचित का होगा। कौन? और आप किसकी बात कर रहे हो? मैं नहीं जानता किसी को। सच में आप मेरी बात को मानिए। वेदा परेशान होते हुए कहते हैं। पिशाच राज उनके अंदर के सच को पढ़ पा रहे थे। उन्हें यकीन हो गया था कि वेदा वो चोर नहीं है। पर यहां किस चोर की बात हो रही थी? और वो टैटू आखिर कौन सा था? और ये कौन है जिसके पास ठीक वेदा जैसी ताकतें हैं? और उस पत्थर में ऐसा क्या खास था? वेदा के मन में सवाल उठने लगे। पिशाच राज के हुक्म के साथ वेदा के हाथों को खोला गया और अब पिशाच राज और वेदा आपस में बातें करने लगे। हमने जो मृत्यु अंश बरसों से संभाल कर रखा था, 5 महीने पहले ही उसे कोई चुरा कर ले गया। ठीक तुम्हारे जैसे ही उसके हाथ पर भी पंख का निशान था और वो काफी शक्तिशाली था। मेरी गैर मौजूदगी में वो उसे चुराने में सफल रहा। तब से हम उसे ढूंढ रहे हैं। जिसके हाथ पर भी हमें निशान दिखाई देता है, हम उसे ले आते हैं। उस अंश का मिलना बहुत जरूरी है, अन्यथा इस संसार पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। वेदा ये सब गौर से सुन रहे थे। ये अंश आखिर है क्या? और उसने इसे चुराया क्यों होगा? कुछ देर के ठहराव के बाद उन्होंने पूछा, जिस पर पिशाच राज उन्हें बताते हैं उस तिलस्वी पत्थर के अंश की कहानी। युगों युगों से देवों में और राक्षसों में लड़ाई होती आ रही है। पाताल लोक और स्वर्ग लोक में रहने वाले एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इनमें से काफी युद्ध यहीं पृथ्वी पर हुए हैं। राक्षस तपस्या करके वर पाते थे और उनका फिर दुरुपयोग करते थे। ऐसे ही एक राक्षस ने वर में एक ऐसा तिलस्वी पत्थर मांगा जिससे वो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता था, पर वो मुर्दे मुर्दा ही रहते। उस तिलस्वी पत्थर को पाने के बाद उस राक्षस ने उन शक्तिशाली राक्षसों को वापस से जीवित किया जिन्हें बहुत कठिनाइयों से मारा गया था। युद्ध में देव हारने लगे, पाप धरती पर बढ़ने लगा।
तब जाकर युद्ध में भगवान भी शामिल हुए और राक्षस पराजित हो गए। और तब उनमें एक संधि हुई, क्योंकि उस तिलस्मी पत्थर को नष्ट नहीं किया जा सकता था, तो उस तिलस्मी पत्थर के 3 हिस्से किए गए और उसे 3 अलग अलग लोकों में बांट दिया गया। एक पाताल में गया जो मेरे पास था, एक किसी बहुत बड़े साधु के पास और एक देवलोक में है। अगर ये तीनों मिल गए तो वो तिलस्मी पत्थर अपनी शक्तियां वापस से पा जाएगा और फिर जो होगा उसे काबू कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि कलयुग में देव शक्तियां उतनी कारगर नहीं है जितनी पहले होती थी। उस एक हिस्से की जिम्मेदारी मेरी थी और मुझे किसी भी तरह उस हिस्से को ढूंढना है। वेदा अब सब कुछ समझ चुके थे। उन पिशाचों का गुस्सा होना, जिनके हाथों में टैटू है, उन पर हमला करना और वेदा को अगवा करना। अगर इस तिलस्मी पत्थर से मुर्दों को जिंदा किया जा सकता है और वो जिंदा होने के बाद भी मुर्दा ही रहते हैं, तो मतलब वो एक तरह के ज़ॉम्बी हुए। और अगर ये चीज हो गई तो सच में इसे काबू कर पाना बहुत मुश्किल होगा। उन्हें भी डर लगने लगा, पर उन्होंने पिशाचराज से कहा, आप चिंता मत करिए, मैं उस हिस्से को जरूर ढूंढूंगा और आपको वापस करूंगा। शायद अब मुझे पता चल चुका है कि मुझे ये शक्तियां क्यों मिली हैं और मैं उसे जरूर रोकूंगा। पर आप इन गांव वालों को कुछ मत कहें, इन्होंने आपका कुछ भी नहीं चुराया। पिशाचराज वेदा की बात को समझते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं वेदा पर भरोसा हो रहा था, क्योंकि वेदा की ताकतें कोई सामान्य नहीं थी और उनकी पावर भी काफी पॉजिटिव थी। पिशाचराज हामी भरते हैं और अपने सर से एक बाल तोड़ते हैं। उन्होंने उसे वेदा की ओर बढ़ाया। वेदा की ओर बढ़ाते ही वो एक धागे में बदल गया, जिसमें एक पत्थर लगा हुआ था। उस पत्थर पर एक निशान बना था, पिशाचराज के पंजे का निशान। ये लो, इसे हमेशा पहन कर रखना। कोई भी पिशाच ये देखने के बाद तुम पर हमला नहीं करेगा। और अगर कभी भी तुम्हें पिशाचों की मदद की जरूरत पड़ी तो सच्चे मन से याद करना। वेदा पिशाचराज का धन्यवाद करते हैं और उस धागे को गले में पहन लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्यन और राजन वेदा के लिए काफी चिंतित हो रहे थे। जंगल से आती आवाजें भी बंद हो चुकी थी। एक एक सेकंड उनके लिए एक घंटे के समान हो चुका था। तभी उन्हें वेदा का फोन आया। हेलो हेलो सर, कहां पर हैं आप? और आप ठीक तो है ना? राजन ने पूछा। राजन, मैं ठीक हूं। मैं गांव के बॉर्डर पर हूं। फर्स्ट एड लेकर जल्दी से यहां आओ और गांव वालों को बता दो कि अब उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो पिशाच उन्हें कभी भी तंग नहीं करेंगे। ये सुन आर्यन और राजन एकदम से हैरान हो गए। उन्होंने ये खुशखबरी सरपंच जी को दी और उस गांव के डॉक्टर के साथ वो गांव के बॉर्डर पर पहुंचे, जहां जख्मी हालत में वेदा जमीन पर गिरे हुए थे। सरपंच जी भी आर्यन और राजन के साथ आए थे। सर, ये चोटें कैसे लगी आपको? डॉक्टर, जल्दी से देखो, आर्यन ने कहा। डॉक्टर जल्दी से वेदा को उठाते हैं और उनका चेकअप करते हैं। इनके तो दाएं हाथ की हड्डी टूट चुकी है और सर पर भी काफी चोटें आई हैं। हमें जल्द से जल्द इन्हें क्लिनिक लेकर जाना होगा। राजन और आर्यन वेदा को उठाकर वहीं पास के क्लिनिक में लेकर गए। दूसरी तरफ शादी बिना किसी दुविधा के हो रही थी। सरपंच जी वेदा का धन्यवाद करते हैं और जितने पैसों का उन्होंने वादा किया था उससे ज्यादा पैसा उन्हें देते हैं। राजन और आर्यन भी काफी खुश हो गए थे कि यह मिशन पूरा हो गया। पर वहीं वेदा ये जानते थे कि मिशन खत्म नहीं बल्कि अब शुरू हुआ है, जहां उन्हें तलाश करनी है उस तिलस्मी पत्थर के हिस्से की। उनका इलाज हुआ, हाथ पर प्लास्टर चढ़ा और सर पर भी चोटें आई थी तो वहां पर भी ड्रेसिंग हुई। गांव वाले उनका धन्यवाद करते हैं और वेदा वहां से बनारस के लिए राजन और आर्यन अपने अपने घरों के लिए निकल जाते हैं।
पर जाने से पहले वेदा उन्हें एक काम सौंपते हैं, उस तिलस्वी पत्थर के बारे में पता लगाने का काम, जिसे वेदा ने नाम दिया था स्टोन ऑफ डेथ।